नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सब कुछ पढ़ो चैनल पे। तो चलिए सब कुछ पढ़ो चैनल पे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, हमेशा की तरह मैं पहले आपको चैप्टर याद दिला दूं। आपका चैप्टर है बच्चे संघवाद। सभी बच्चे याद रखेंगे, आपका चैप्टर क्या है? संघवाद। तो चलिए, हमने देखा कि किस तरह संघीय व्यवस्था भारत में चल रही है। एक दूसरे की सहमति थी, एक दूसरे पर भरोसा था, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोकतंत्र के चरित्र को इसका मुख्य श्रेय दिया गया। अब जरा देखते हैं कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, जरा इस बात को समझना है। तो बच्चे, हमारा जो अगला पॉइंट है वो है भारत में विकेंद्रीकरण। सभी बच्चे याद रखेंगे, भारत में विकेंद्रीकरण। तो अब पहले एक बात समझ लेते हैं कि मैंने आपको क्या बताया था कि भारत में 2 स्तरों वाली सरकार है, लेकिन क्या किसी विशाल देश में 2 स्तर की सरकार काफी है? नहीं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में क्या है, 2 स्तरों वाली सरकार थी। जरा इसको सोचिए, 2 स्तरों वाली सरकार थी, लेकिन भारत एक विशाल देश है जहां अलग अलग भाषा, संस्कृति, धर्म क्षेत्र के लोग रहते हैं। तो क्या इसमें 2 स्तरों वाली सरकार काफी है? नहीं है। याद रखेंगे कि इसको इस तरह से समझना हो कि भारत एक विशाल देश है जिसमें 2 स्तरों वाली सरकार काफी नहीं है। अब अगर इसके प्रांतों की बात करें तो भारत के मैक्सिमम प्रांत ऐसे हैं कि यूरोपीय देशों जैसे बड़े बड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत के प्रांत इतने बड़े हैं जितना कि यूरोप के कोई देश हैं। और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से काफी बड़ा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि रूस की आबादी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से भी क्या है, कम है। महाराष्ट्र जो है वो जर्मनी के बराबर है, यानी भारत का महाराष्ट्र यूरोपीय देश जर्मनी के बराबर है। अब राज्य भी आंतरिक विविधता से भरे हुए हैं। यहां हमें एक बात क्लियर करना है कि जो भारत के राज्य हैं वो खुद आंतरिक विविधता से भरे हुए हैं, आंतरिक विविधता पूर्ण है, यानी उससे भरे हुए हैं। तो जरा सोचिए कि भारत के जो राज्य हैं वो खुद आंतरिक विविधता से क्या है, भरे हुए हैं। तो क्या एक ही सत्ता के स्तर से काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि राज्यों में भी सत्ता को बांटने की जरूरत है। याद रखेंगे, राज्यों में भी क्या है, सत्ता को बांटने की जरूरत है। हमें इस बात को समझना होगा कि सत्ता को बांटने की क्या है, जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि राज्य भी बहुत बड़े बड़े हैं, आंतरिक विभिन्नता से क्या हुए हैं, वो भी बच्चे भरे पड़े हैं। इसका मतलब है कि भारत के राज्यों के साथ सत्ता बांटना बहुत जरूरी है, तभी संघात्मक लोकतंत्र सरकार सफल हो पाएगा। क्लियर है? अच्छा, याद रखिएगा कि भारत में जो क्या संघीय सत्ता की साझेदारी की गई। फिर क्या किया गया? भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी की गई। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी की गई। मैंने पहले ही कहा था विशाल देश है, 2 स्तर वाली सरकार काफी नहीं है। तो हमने देखा कि संघीय सत्ता की क्या की गई, तुरंत ये की गई, मतलब साझेदारी की गई। और ये देखा गया कि तीसरे स्तर के सरकार की जरूरत है। इसका मतलब है कि तीसरे स्तर की सरकार की आवश्यकता है। तीसरे स्तर के सरकार की क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि विशाल देश है और 2 स्तरों से काम नहीं चल पा रहा है। तो हमने देखा कि भारत में एक तीसरे स्तर के सरकार की क्या है, जरूरत है। और ये जो तीसरा स्तर है ये स्थानीय सरकार की एवं प्रांतीय सरकार के नीचे होगा। यानी ये तीसरा स्तर क्या होगा, ये होगा स्थानीय सरकार। याद रखेंगे बच्चे, ये क्या होगा, स्थानीय सरकार होगा, लेकिन ये प्रांतीय सरकार के नीचे होगा, प्रांतीय सरकार के नीचे होगा। तो हमने ये देखा
कि भारत एक विशाल देश है और इसके राज्य आंतरिक विविधता से भरे हुए हैं, सत्ता को बांटना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए क्या हुआ कि भारत में एक तीसरे स्तर के सरकार की जरूरत पड़ी, और ये जो तीसरे स्तर की सरकार है इसी को क्या कहा गया, स्थानीय सरकार। लेकिन आप सभी बच्चों को याद रखना होगा कि जो स्थानीय सरकार था वो प्रांत या राज्य सरकार के नीचे था। पूरी बात समझ में आ गई? यानी ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, और नीचे कौन सी सरकार, स्थानीय सरकार। आगे बच्चे समझ में? तो हमने देखा कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक तीसरे स्तर की सरकार की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। यहां तक समझ में आया? ओके। अब जरा सोचिए कि ये जो तीसरे स्तर की सरकार बोली, विकेंद्रीकरण के लिए यही तर्क दिया गया है, यानी जो स्थानीय सरकार है यही विकेंद्रीकरण का तर्क है। याद रखेंगे, ये क्या है, विकेंद्रीकरण का तर्क है कि सत्ता को ऊपर से लेकर निचले स्तर में बांटा जाए और एक स्थानीय सरकार भी बनाई जाए। तो आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का तर्क यही है कि एक स्थानीय सरकार का गठन होगा, और ये जो स्थानीय सरकार होगी वो प्रांत या राज्य सरकार के क्या होगा, नीचे होगा। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, अब जरा सोचते हैं कि ये जो तीसरे स्तर की सरकार है इसी को क्या कहा गया था, स्थानीय सरकार। देखिए मैंने पहले लिखा है कि इसी सरकार को क्या कहा गया, स्थानीय सरकार कहा गया। अच्छा, अब जरा सोचिए कि अगर स्थानीय सरकार हो गई तो निचले स्तर पे जो भी मुद्दे या जो भी समस्याएं होंगे क्या सबका निवारण नहीं हो सकता? इसका मतलब है कि स्थानीय स्तर पे अगर कोई मुद्दा है, कोई फैसला करना हो या कोई भी विवाद हो, उसका निर्धारण फिर कौन करेगा, स्थानीय सरकार। और वो क्या करेगी, लोकतंत्र में एक तरह की न्याय ही तो करेगी। यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब जरा सोचिए बच्चे कि यहाँ पर हमने ये देखा कि स्थानीय स्तर के जो भी फैसले होंगे उसमें क्या होगा, लोगों की भागीदारी होगी। तो हमने देखा कि अब स्थानीय स्तर पर जो फैसले होंगे वो, जैसे मान लीजिए ये स्थानीय सरकार जो बनी, अब इसमें क्या हो गया, लोगों की भागीदारी भी हो गई। इस बात को याद रखिएगा, लोगों की क्या होगी, भागीदारी होगी। यानी स्थानीय सरकार में अब जो है आम लोग जो होंगे उनकी भी क्या होगी, भागीदारी होगी। यही तो है सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने अच्छे से चीजों को समझ लिया। अब जरा सोचते हैं बच्चे कि ये जो स्थानीय शासन है ये है क्या। तो याद रखिएगा कि गांव में इसे ही पंचायत कहा गया और शहर में इसे क्या कहा गया, नगर पालिका। तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो स्थानीय सरकार है इसकी क्या रूपरेखा होगी। अच्छे से इस बात को समझ लेते हैं बच्चे सभी लोग। ठीक है, ये जो स्थानीय सरकार थी, स्थानीय सरकार, इसी सरकार को गांव में क्या कहा गया, पंचायत। सभी बच्चे समझ में आया? और इसी सरकार को शहर में क्या कहा गया, तो शहर में कहा गया नगर पालिका। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि स्थानीय शासन को ही गांव में पंचायत कहा गया, और अगर नगर में क्या कह दिया गया, इसे ही नगर में कहा गया नगर पालिका। क्लियर हो चुका? अच्छा, अब याद रखिएगा कि इन्हें किसके नियंत्रण में रखा गया, राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में। याद रखेंगे ये जो दोनों हैं ये राज्य सरकार के नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में है, राज्य सरकार के नियंत्रण में है। तो हमने देखा कि ये जो पंचायत है व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था, ये दोनों शासन को किसके अंतर्गत कर दिया गया, राज्य सरकार के नियंत्रण में। यानी केंद्र सरकार के नीचे राज्य सरकार के नीचे स्थानीय सरकार, और स्थानीय सरकार गांव में क्या कहलाएगी, पंचायत, शहर में क्या कहलाएगी, नगर पालिका। और इन दोनों को राज्य सरकार के क्या किया गया, सीधे नियंत्रण में रखा गया बच्चे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार पर राज्य सरकार का क्या रहेगा, नियंत्रण रहेगा। यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, अब जरा सोचते हैं बच्चे, तो क्या अगर नियंत्रण रहेगा और उसके बाद याद रखेंगे कि अगर सीधे नियंत्रण में रही तो क्या इनके नियमित ढंग से चुनाव भी होंगे। एक बात याद रखिएगा, यहां पर थोड़ी कमी आ गई। कमी क्या आ गई, एक तो इनका नियमित ढंग से चुनाव नहीं हुआ, नियमित ढंग से चुनाव
नहीं हुआ। गलती आ गई। तो हमने देखा कि पंचायत के या नगर पालिका का नियमित ढंग से क्या हुआ, चुनाव भी नहीं हुआ। अच्छा, इन्हें न तो अधिकार मिले, याद रखिए, न अधिकार मिले, इन्हें अधिकार भी नहीं मिला, और अधिकार मिलने के साथ साथ न तो इन्हें क्या मिला, संसाधन भी मिला। इसका मतलब है कि हमने स्थानीय सरकार तो बना लिया, पर राज्य के नियंत्रण में अगर हमने इसे ला दिया तो इसका मतलब है इनकी थोड़ी अनदेखी हुई। अनदेखी ये हुई कि एक तो नियमित ढंग से इनका चुनाव भी नहीं हुआ, न इन्हें अधिकार ही मिले और न इन्हें संसाधन ही मिले। तो जरा सोचिए कि जब अधिकार और संसाधन नहीं मिलेंगे तो क्या इनका प्रभाविक रूप से विकेंद्रीकरण होगा, नहीं होगा। इसका मतलब है हमने देखा कि यहां पर इनका जो विकेंद्रीकरण है वो भी प्रभावी रूप से नहीं हुआ। तो हमने देखा कि प्रभावी विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, प्रभावी विकेंद्रीकरण नहीं हुआ। तो बच्चे जरा सोचिए कि किस तरीके से पंचायत की क्या हुई, अनदेखी हुई। अनदेखी का मतलब हुआ कि एक तो इनका नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं हुआ, दूसरा मैंने क्या कहा कि ना तो इन्हें अधिकार मिले, ना तो इन्हें संसाधन ही मिला, और यहां तक कि प्रभावी विकेंद्रीकरण भी नहीं हुआ। तो बच्चे आप इसी से अंदाजा लगाइए कि क्या ये संस्था इफेक्टिव हो पाएगी, कार्यशील हो पाएगी, या स्थानीय सरकार का सपना सच हो पाएगा, नहीं। अच्छा, एक चीज हमें एक बात और याद रखना है कि इनकी जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। यानी विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था है, यानी आवश्यकता है, ये कहां स्वीकार की गई है, संविधान में भी स्वीकार की गई है। फिर भी देखिए तो इसकी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाई। पूरी बात समझ में आई बच्चे? ठीक है। अब क्या हुआ कि 1992 में इसके लिए कदम उठाया गया। यहां पर सभी क्लियर करेंगे कि 1992 में इसके लिए कदम उठाया गया। इसके लिए क्या उठाया गया, कदम उठाया गया। तो 1992 में क्या कदम उठाया गया, जरा यह समझना, और क्यों उठाया गया, ताकि इसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बना सकें, ताकि इसे शक्तिशाली, याद रखिएगा, ताकि इसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया जा सके, शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया जा सके। तो हमने ये देखा कि 1992 में इसके लिए कदम उठाया गया। इसलिए कदम उठाया गया ताकि हम इसे क्या करें, पूरे तरीके से प्रभावशाली बना सके और क्या, शक्तिशाली बना सके। तो हमें यह समझना है बच्चे कि इसमें कौन कौन से तरह के कदम उठाए गए। पूरी बात समझ में आई? तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से कदम उठाए गए जिससे स्थानीय शासन मजबूत हुई। तो बच्चे सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने कहा था ना कि इनका चुनाव नियमित रूप से नहीं हुआ था। तो सबसे पहले इनके चुनाव नियमित रूप से कराए गए। पूरी बात समझ में आई? चलिए सीखते हैं। तो बच्चा हमारा पहला पॉइंट है नियमित रूप से चुनाव। नियमित रूप से चुनाव। इसका मतलब है कि पहले तो इनका चुनाव नियमित किया गया, उसके बाद एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीट का आरक्षण किया गया ताकि हर एक जाति के लोगों को महत्व दिया जा सके। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सीट का क्या किया गया, आरक्षण किया गया। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। फिर याद रखेंगे कि 1/3 पद महिलाओं के लिए रखा गया, महिलाओं के लिए। तो हमने देखा कि 1/3 पद किसके लिए है, महिलाओं के लिए। और फिर राज्य चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया ताकि इलेक्शन सही समय पर हो।
राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ। देख सकते हैं बच्चे, तो देखिए पहले नियमित रूप से चुनाव कराए गए, एससी एसटी ओबीसी के लिए सीट आरक्षित की गई, 1/3 पद महिलाओं के लिए रखा गया, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया, याद रखेंगे। अच्छा, राज्य के राजस्व में, याद रखिएगा, राज्य के राजस्व में हिस्सा दिया गया, राज्य के राजस्व में क्या दिया गया, हिस्सा दिया गया। इसका मतलब इन्हें राज्य के राजस्व में भी हिस्सा दिया गया ताकि इन्हें भी पैसे और संसाधन मिलते रहें, ताकि ये भी अपना काम नियमित रूप से करते पाए। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि गांव स्तर के शासन को फिर क्या नाम दिया गया, पंचायती राज। अब इस बात को समझिए बच्चे कि गांव स्तर के शासन को हमने कहा पंचायती राज। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम पंचायती राज तक पहुंच गए, तो हमने देखा कि गांव स्तर पर ये जो शासन हुआ था इसी का अब क्या नाम दिया गया, पंचायती राज कहा गया। और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। याद रखिएगा बच्चे कि प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक ग्राम पंचायत। चलिए इसको समझना शुरू करते हैं कि प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। यहां सीखिए बच्चे, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। इस बात को सही बच्चे याद रखिएगा कि प्रत्येक गांव में क्या होगा, एक ग्राम पंचायत होगी। यह साफ कहा गया है। अच्छा, प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होगी। अच्छा, याद रखिएगा उसके बाद एक परिषद होगा जो इसका एक अध्यक्ष और सदस्य भी होंगे, यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष भी होगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का क्या होगा बच्चे, अध्यक्ष भी होंगे और सदस्य भी होंगे। तो हमने देखा कि साफ कहा गया कि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष भी होंगे और फिर क्या होंगे, इसके सदस्य भी होंगे। अब जो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य थे, याद रखिएगा कि सदस्यों को कहां से चुना जाता था, विभिन्न वार्ड से, यानी वार्ड में बांट दिया जाता था। तो हमने देखा कि ग्राम पंचायत भी एक तरह की परिषद होगी। इस परिषद में एक अध्यक्ष होगा और सदस्य भी होंगे। सदस्यों का जो चुनाव है वो किससे किया जाएगा, वार्डों से किया जाएगा। और जब वार्ड से चुना जाएगा तो इन्हें पंच कहा जाएगा। याद रखिएगा, सदस्यों को क्या कहा जाएगा, पंच कहा जाएगा। और इनको कहां से चुना जाएगा, वार्ड से चुना जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा पंच क्या है। और अध्यक्ष को ही प्रधान या सरपंच कहा जाएगा। अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, प्रधान या सरपंच। तो हमने देखा कि जो अध्यक्ष है उसे ही क्या नाम दिया गया, या तो उसे प्रधान कहा गया और फिर उसे ही क्या कहा गया बच्चे, सरपंच कहा गया। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब याद रखिए इसका चुनाव गांव के लोग मतदान द्वारा करेंगे। इसका मतलब है इसका चुनाव कैसे होगा, मतदान द्वारा। कौन करेंगे, उस ग्राम के यानी उस गांव के लोग। तो हमने देखा कि प्रधान या सरपंच का चुनाव जो है, चुनाव मतदान के द्वारा होगा और मतदान उस गांव के क्या कौन करेंगे, लोग करेंगे। याद रखिएगा। अच्छा, पंचायत का जो कार्य है ग्राम सभा करेगी। याद रखेंगे कि पंचायत का जो कार्य है वो कार्य कौन करेगी, ग्राम सभा। तो हमने ये भी देखा कि जो पंचायत का काम है उसे कौन करेगी, ग्राम सभा करेगी। और ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य होंगे।
इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि पंचायत का काम किसकी देख रेख में होगा, ग्राम सभा की देख रेख में होगा, और उस गांव के जितने भी मतदाता होंगे वो सभी उस ग्राम सभा के क्या होंगे, सदस्य होंगे। और याद रखिएगा कि अब ग्राम पंचायत के बजट को पास करने के लिए या काम की समीक्षा के लिए कम से कम साल में 2 या 3 बैठक होगी। इस बात को याद रखना है कि वर्ष में कम से कम 2 या 3 बैठक होगी। तो हमने देखा बच्चे कि अब इनके काम के लिए भी क्या है कि वर्ष में नहीं भी तो 2 या 3 क्या होगी, वर्ष में कम से कम बैठक होगी, तभी स्थानीय शासन मजबूत होगी। अच्छा, स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो जिला स्तर का, इस बात को याद रखिएगा कि स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो किस स्तर तक का है, वो जिला स्तर का है। याद रखेंगे कि स्थानीय शासन का जो ढांचा है वो किस स्तर तक का है, जिला स्तर का। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे, मैं मिटाऊं इसे, ठीक है, सभी बच्चे केयर कीजिएगा। मैं फिर से आपको बता दूं कि पंचायत का जो ढांचा है वो किस स्तर तक का है, जिला स्तर तक का है। यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब याद रखिएगा कि कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति होती है। इसका मतलब है कि कई ग्राम पंचायत को अगर आप मिला लें, को मिलाकर क्या बनती है, पंचायत समिति। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि आप ढेर सारे ग्राम पंचायतों को जब आपस में मिलाएंगे तो फिर क्या बन जाएगी, पंचायत समिति बनेगी। याद रखिएगा पंचायत समिति को ही प्रखंड या, सभी बच्चे याद रखिएगा कि पंचायत समिति को ही हम क्या कहते हैं, प्रखंड या मंडल पंचायत, प्रखंड या मंडल पंचायत। तो देखें कि हमने पंचायत समिति को प्रखंड या मंडल पंचायत कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आप लोगों को, ठीक है ना। अब जरा सोचिए कि इनके सदस्यों का चुनाव पंचायत सदस्य करते हैं। इसका मतलब है कि इनके सदस्यों का चुनाव, इनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है, वो करता है पंचायत के सदस्य। इसका मतलब है कि पंचायत में जो जो सदस्य हैं वही प्रखंड पंचायत या मंडल पंचायत के सदस्यों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। ठीक, अच्छा, अब जरा सोचिए कि ढेर सारी जब पंचायत समिति मिलेगी तो क्या होगी। तो याद रखेंगे बच्चे कि पंचायत समिति को मिलाकर याद रखेंगे जिला परिषद क्या होता है, जिला परिषद का गठन होता है। तो पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो हमें यह भी देखा कि पंचायत समिति को मिलाकर फिर किसका गठन किया गया, जिला परिषद का गठन हुआ। आ गया समझ में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो जिला परिषद का गठन हुआ, इसका मतलब इनके भी सदस्य होंगे। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि इनके सदस्यों का भी चुनाव होगा, यानी जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का भी क्या होगा, चुनाव होगा। पूरी बात समझ में आ रही है बच्चे, ठीक है। चलिए पहले मैं इधर इसको मिटा दूं, ये आपने देख लिया। चलिए इस चीज को यहां से देखिए कि कई पंचायत समिति मिले तो जिला परिषद हुआ, और जिला परिषद में भी सदस्य का क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब जो जिला परिषद में कौन कौन से सदस्य लोग हो सकते हैं, तो याद रखिएगा जैसे लोकसभा सदस्य, सांसद हो सकते हैं, ठीक। उस राज्य विधानसभा के सदस्य यानी विधायक हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जिला परिषद का सदस्य सांसद भी हो सकता है, विधायक, सांसद भी होगा, विधायक भी होगा,
और याद रखिएगा, और जिला स्तर के अधिकारी भी होंगे। जिला स्तर के क्या होंगे? अधिकारी भी होंगे। तो हमने देखा कि जिला परिषद के सदस्यों में उस लोकसभा क्षेत्र का वहां का सदस्य सांसद भी होगा, विधायक भी होंगे और उस जिले के अधिकारी भी हो सकते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा, जिला परिषद का जो प्रमुख है वो इनका राजनीतिक प्रधान होता है। इसका मतलब है कि जिला परिषद का जो प्रमुख है वो क्या है? इनका राजनीतिक प्रधान। इस बात को याद रखिएगा कि जिला परिषद का प्रमुख राजनीतिक प्रधान होता है। राजनीतिक क्या होता है? प्रधान होता है। कौन? जिला परिषद का प्रमुख। इस बात को याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। चलिए, तो हमने देख लिया कि जो जिला परिषद का प्रमुख, यहां पे देखिए इस ग्राफ के से मदद से सीखते हैं कि जिला परिषद का जो प्रमुख है वही इनका क्या होता है? राजनीतिक प्रधान होता है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सब कुछ पढ़ो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चे। थैंक यू।